यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का एक और पेपर 25 मार्च 2017 का सेकंड शिफ्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट करेंगे इस पेपर को। इससे पहले मॉर्निंग शिफ्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो ज़रूर से वो सेशन भी आप विजिट करिएगा। ठीक है, उसमें चारों ही सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये अपना फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम लोग पोषण व स्वास्थ्य से रिलेटेड 55 क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कमर से नितंब का अनुपात का संकेतक क्या है? दैट मीन्स वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? जैसे हम लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं बॉडी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे अपना एक बीएमआई इंडेक्स हो गया, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहा जाता है। ऐसे ही अपना वेस्ट टू हिप रेशियो होता है जो कि यहाँ पर मोटापे को बताता है ना, मोटापे की ये जानकारी देता है। एक्चुअल में ये वेस्ट टू हिप रेशियो होता क्या है? यहाँ पर जो कमर का साइज है उसको डिवाइड किया जाता है हिप साइज से और फिर देखा जाता है कि उसका जो रेशियो बन रहा है तो वो कितना बन रहा है। अगर एक पैरामीटर है, अगर उससे ज्यादा बन रहा है मतलब मोटापा यहाँ पर अगर कम बन रहा है, दैट मीन्स कुपोषण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो हमें यहाँ पर शो करता है। तो इसकी कुछ लिमिट्स भी है ना। तो कमर से कुल्हे का अनुपात, कमर की परिधि और कुल्हे की परिधि का आयामहीन अनुपात है, मतलब इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। इसकी गणना कमर के माप को कुल्हे के माप से डिवाइड करके की जाती है। जैसे 75 सेंटीमीटर कमर है और हिप रेशियो 95 सेंटीमीटर का है, या फिर इंचेस में मेजर कर रहे हैं तो 30 इंच वेस्ट का साइज है और 38 इंच हिप है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है ना। इसको इससे भाग लगाया जाएगा तो अपन को जो प्राप्त होगा, मान लो 0.79, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.79 वेस्ट टू हिप रेशियो अपन को यहाँ पर मिला है। तो डब्ल्यू क्या बोलता है कि आइडियली जो वेस्ट टू हिप रेशियो होना चाहिए, जैसे अपन बीएमआई बोलते हैं ऐसे इसको डब्ल्यू बोला जाता है, कि महिलाओं में 0.85 या उससे कम होना चाहिए और पुरुषों में 0.9 या उससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है दैट मीन्स व्यक्ति मोटापे का शिकार है। ठीक है, और कॉमन गाइडलाइंस जो बताती है ये तो हमको डब्ल्यू बोलता है। कॉमन गाइडलाइन क्या बोलती है कि मेन में 0.95 से कम ही होना चाहिए और जो महिलाएं हैं, वुमन है, उनमें 0.80 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वेस्ट टू हिप रेशियो जो है हमें मोटापे की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दस्त व संबंधित रोग खसरा एवं श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणाम तो क्या हो सकता है? डायरिया हो रहा है, मिसल्स यहाँ पर हो रहे हैं, श्वसन संबंधी समस्या हो रही है, तो ये किस कारण से होती है? धनात्मक प्रोटीन ऊर्जा संतुलन से, ऋणात्मक प्रोटीन ऊर्जा संतुलन से, या समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन से? देखो, एनर्जी को डिवाइड करने के तीन टाइप यहाँ पर होते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो बैलेंस डाइट होती है ना, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे भोजन में 5 चीजें होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए, है ना। जिसको जितनी मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए तो उसकी ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। तो ऐसे ही इसको जो है तीन भागों में, एनर्जी बैलेंस को जो है तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इक्वल। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर किसी भी चीज की कमी हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन ये तीनों टाइप होते क्या है और कैसे पहचाना जाए, क्या क्वेश्चन और एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो वन बाय वन करके अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी बैलेंस, मैंने क्या बोला, तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले समान एनर्जी बैलेंस, है ना, थर्ड वाला की इक्वल वाला। दूसरा वाला अपना पॉजिटिव, एक और कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला हो गया। तो हमेशा हमें कौन सा रहना है? इक्वल वाला रहना है। मतलब जितना आप भोजन ले रहे हैं उतनी मात्रा में आपको आउटपुट मिलना चाहिए। आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सारी चीजें आती है, दैट मीन्स आपका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आइडियली, है ना। अगर आप अच्छी मात्रा में भोजन का सेवन कर रहे हैं, संतुलित भोजन यहाँ पर कर रहे हैं, बैलेंस डाइट यहाँ पर आपकी है, तो जितना इनपुट है उतना आउटपुट होना चाहिए। तो आपका वजन भी आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आपका बीएमआई इंडेक्स परफेक्ट होना चाहिए। आपका जो वेस्ट टू हिप रेशियो है, डब्ल्यू वो भी परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। फिर एक और गड़बड़ होती है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। अब आप इसमें इतना खा रहे हो, इतना कार्बोहाइड्रेट वाला ले रहे हो, इतना प्रोटीन खा रहे हो, इतना विटामिन वाला भोजन ले रहे हो, इतनी ज्यादा चीजें ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ? ओवर ईटिंग यहाँ पर हो गई। ओवर ईटिंग होने की वजह से क्या हुआ? व्यक्ति मोटापे का शिकार हो गया,
है ना। तो ये चीज क्या हो गई कि इनपुट बहुत ज्यादा ले लिया और आउटपुट उतनी मात्रा में मिला नहीं, तो यहाँ पर शरीर का एक्सेसिवली वजन जो है, वेट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक तरीके से गलत है, हमें इतना भी नहीं खाना है जरूरत से ज्यादा। फिर आ जाता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस लाइक दिस। अब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है कि आप इनपुट उस व्यक्ति को मिल ही नहीं रहा, है ना, चाहे मतलब उसको उस जिस मात्रा में भोजन चाहिए, जिस मात्रा में उसके शरीर को सारे प्रोटीन विटामिन वगैरह चाहिए, वो उसको मिल ही नहीं रहे। रिजल्ट क्या निकला कि वो कुपोषण का शिकार हो गया, है ना। तो इनपुट मिला ही नहीं, तो आउटपुट यहाँ पर इतना बढ़ गया कि उसने अपना मतलब उसका जो वेट है वो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो लॉस वेट हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए, हमेशा एनर्जी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब जितनी मात्रा में आप आपके शरीर को भोजन दे रहे हैं उतनी मात्रा में आउटपुट लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव बैलेंस मतलब वेट बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं खाना है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ खा ही नहीं रहे। अगर कुछ नहीं खाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन की शरीर में कमी हो गई है, मसल्स का मास जो है वो यहाँ पर कम हो गया है ना। व्यक्ति जो है पूरे तरीके से कमजोर हो चुका है। फिजिकल परफॉर्मेंस, व्यक्ति की शारीरिक गति जो है वो भी इतना फिजिकली शारीरिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं रहा है ना। किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का खतरा उसको यहाँ पर हो सकता है। तो हमें हमेशा कैसा रहना है, इक्वल रहना है। तो ये जो दस्त, कमियां, खसरा, श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से होती है, ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन की वजह से होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य देखभाल देना, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल देना, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल देना। यस, ये सारी ही चीजें किसके अंदर आती है, एनआरएचएम के अंदर आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा की रोगत भवन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना होता है? इन्फ्लुएंजा मतलब कि क्या, सर्दी जुकाम। ठीक है, अब ये कितने समय तक रहता है? 9 से 15, 4 से 9, 1 से 7 दिन, 1 से 2 दिन। हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम जो होता है यूजुअली जो होता है 1 से 7 दिन तक रहता है, और मोस्टली अगर अपन बात करें तो 3 से 5 दिन में थोड़ा ज्यादा ये रहता है, 1 से 7 दिन का इसका समय रहता है। फिर धीरे धीरे ये कम होने लग जाता है, और बच्चों में यूजुअली आप इसको 10 दिन तक देख सकते हैं सर्दी जुकाम को। ठीक है, 3 से 5 दिन थोड़े क्रूशियल यहाँ पर होते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी जो इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम से ग्रसित है उसके संपर्क में आता है तो उसको भी होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 7 डेज यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा गया है ब्रेस्ट फीडिंग इजंट गिवन व्हेन, क्यों नहीं करवाना चाहिए, किस समय पर नहीं करवाना चाहिए। यदि क्या हो तो स्तनपान नहीं करवा सकते हैं। माता किसी दीर्घ रोग से पीड़ित हो तो बिल्कुल नहीं करवाना है। स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती होगी तो फिर भी नहीं करवाना है। माँ का दूध पूरी तरीके से रुक चुका है या बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट नहीं है, तो इन तीनों ही केस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस प्रकार की आवश्यकता होती है? ग्रोथ, एनर्जी, शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना, इन सब के लिए शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का आदर्श शरीर का भार कितना है? ऐसा माना जाता है कि आइडियली जो है, अगर हम लोग बात करें तो शरीर का वजन कितना होना चाहिए पुरुष और महिला में। तो पहले पुरुष में देखो, पुरुष का कितना होना चाहिए, फिर बताओ महिला का कितना होना चाहिए। तो पुरुषों के लिए माना गया है कि 60 किलो सफिशिएंट है और महिलाओं का 55 किलो। फिर भी इसमें वो होते हैं कि हाइट के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है कि हाइट कितनी है, उस हिसाब से यहाँ पर वेट होना चाहिए। तो आदर्श भार अगर पूछ ले तो 60 और 55 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो कितनी होती है? 120 डेज होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो 13 से 20 दिन रहती है, और प्लेटलेट्स का 10 दिन के आसपास रहता है। ठीक है, तीनों चीजें आप ध्यान रखना। अभी आरबीसी पूछा है 120 डेज। ठीक है, और एक आरबीसी में ही आती है अपनी ये सिकल सेल एनीमिया, है ना, जहां पर लाल रक्त कोशिकाओं का आकार इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए, मातृ मृत्यु दर जो होती है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो होता है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? प्रति 100 गर्भ अवस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु, प्रति 1000 पर, प्रति 10,000 पर, या प्रति 1 लाख गर्भावस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। देखो आए दिन ये रिपोर्ट आती रहती है, जैसे पर्टिकुलर शहर का पूरा एनालिसिस होता है। ठीक है, जैसे कल ही इंदौर के पेपर में ये पूरी न्यूज़ थी, है ना, कि ये रेट इंदौर में थोड़ा ज़्यादा है, अदर्स हम लोग कंपेयर करें तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कैसे देखा जाता है
है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रति 1 लाख गर्भावस्था पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या के आधार पर देखा जाता है। किसको? मैटरनल मोर्टालिटी रेट को, जिसको शॉर्ट में एमएमआर के नाम से जाना जाता है। इस पेपर में और आगे आने वाले पेपर में आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, जो हमसे करंट इसके बारे में पूछते हैं कि इस शहर में करंट रेट क्या है, या इस राज्य में, या किस राज्य में ये रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का कुल प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखो, संतुलित आहार का प्रतिशत हम लोग 55 के आसपास, 55-60 के आसपास मानते हैं। ठीक है। तो अभी 55-60 के आसपास में आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि 60 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है। और प्रोटीन का प्रतिशत 10 से 12% के आसपास होता है। तो आइडियली 55% कार्बोहाइड्रेट, 12% प्रोटीन, और लिपिड जो होते हैं, है ना, फैट 33% इसका यहाँ पर होगा। ओके। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने ही वाला है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके। अगला देखिए, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किस चीज की जांच यहाँ पर की जाती, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं? एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, तीनों ही टेस्ट होते हैं। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन, मतलब एक्स्ट्रा उनको कितना लगता है, और नॉर्मली कितना लगता है, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, इसमें एक चीज आती है कि अगर हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो हर 3 महीने में ये मात्रा बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिला है तो पहले 3 महीने में इतनी मात्रा बढ़े, फिर अगला जो थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा उसमें इतनी बढ़नी चाहिए, और लास्ट जो थर्ड वाला ट्राइमेस्टर रहता है उसमें इतनी बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से आता है। तो आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा आप ध्यान रखेंगे 27.2 ग्राम यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है। आप ये देखिए, आइडियली कितनी चाहिए होती है, ये पर केजी में है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 0.71 टू 0.9 ग्राम पर केजी। ठीक है। 1 केजी पर इतना ग्राम चाहिए होगा, है ना। और इसके बाद देखें कि इसने दे रखा है 0.5 टू 1 ग्राम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब शुरुआत 3 महीने में, ये और बढ़ जाना चाहिए। 7 टू 9 ग्राम सेकेंड में, 23 टू 29 ग्राम इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है। एनर्जी भी आप देख लीजिए, एनर्जी कितनी होनी चाहिए, सीएचओ, फाइबर्स, लिपिड्स, ये सब मात्रा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में से क्या घट जाता है? तो आपको पता है, जब भी डेंगू होता है तो वो जो मच्छर होते हैं वो प्लेटलेट्स खाते हैं। तो पट्टिका अणु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 को देखिएगा, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है, मतलब कौन सा बैक्टीरियल नहीं है। फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा था, उसमें ऑप्शंस अलग थे। बट एड्स जो है वायरस डिसीज है ना, एचआईवी वायरस है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला नहीं होगा, तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता निरोधक कार्यक्रम किस सन में शुरू किया गया था? ठीक है। जो रक्त अल्पता यहाँ पर होती है तो वो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970 में शुरू किया गया था। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स और हैं जिनको शुरू किया गया था, तो आप एक बार देखें, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन्होंने अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1963 में स्टार्ट कर दिया था, पोषण विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सोशल सामाजिक कार्य मंत्रालय जो है, इन्होंने आईसीडीएस प्रोग्राम चलाया था। ठीक है। 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या एकीकृत बाल विकास योजना। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला था 70 से 71 में, और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला था 1970 में। और जो हमारा हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, जो पहले अलग होता था, तो ये नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया वाला प्रोग्राम चलाया हुआ है। और एक आयोडीन डिफिशियंसी वाला प्रोग्राम जो है, डिफिशियंसी मतलब जो डिसऑर्डर होता है आयोडीन की कमी से, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर चला रखे हैं। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पर रक्त अल्पता वाला कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1970 में, 1970 में। ठीक है। अगला देखिएगा, कई महिलाओं में थोड़ी सी उबकाई होना, वॉमिटिंग होना, या नोशिया या मॉर्निंग सिकनेस होना, ये कब देखा जाता है? तो गर्भावस्था के पहले महीने में, पहले से तीसरे महीने में, 4 से 6, या 6 से 9 महीने में। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये चीज देखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शुरुआत के जो पहले से 3 महीने हैं उसमें ये देखा जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार की समस्या होती है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? ठीक है। कितना किलो कैलोरी उनको लगेगा एनर्जी का? तो ध्यान रखिएगा, 1060 किलो कैलोरी लगता है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जिसका
नाम किस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, है ना, फॉर्चुएटम या चैलोना। तो आपको ध्यान नहीं है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजात शिशुओं की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। बच्चों को एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगता है, डीपीटी आपने नाम सुना है, तो फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, टिटनेस ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस या पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस जो है इसका नाम है। मतलब जो 3 वैक्सीन लगती है, जब एक ही वैक्सीन लगती है जिसमें 3 बीमारियों का इलाज होता है, जिसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीपीटी, डीपीटी की वैक्सीन। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। टोटल 45 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मतलब मेन अपने 45 इससे रिलेटेड होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन थोड़े से अपने जनरल अवेयरनेस के भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। ओके, चलिए तो इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शाम को 6 बजे आपका साइंस का सेशन लग रहा है, उसे भी आप ज़रूर से अटेंड करिएगा, तो वहाँ से भी आपका साइंस प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।